गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बेटा, आज जो आपका FST 24 हुआ है उसमें बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिंह सर के इस मिशन के साथ कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो बेटा सिंह सर के इस मिशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बेटा मैं और संजीव सर कंप्लीट करेंगे, पहले मैं एंड देन संजीव सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए संरचना में आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन बी कोरिलेटेड टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो बेटा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जिसको कोरिलेट किया मतलब जिससे बनाया जा सकता है। तो डी का मतलब बेटा जो नीचे वाला बेटा कार्बन होता है, नीचे वाला कार्बन, उसके बगल वाला जो ओ कार्बन बेटा, उसके बगल में बेटा क्या होना चाहिए, OH। अगर दाहिने तरफ है तो D और बाएं तरफ है तो लेफ्ट। तो देखो बेटा इस वाले में देखो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ये बेटा दाहिने तरफ है, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये दाहिने तरफ है, लेकिन बेटा ये बाएं तरफ है, ये नहीं लेंगे। फिर देखो ये ऊपर नीचे ऊपर, जब ये ऊपर इसको बेटा यहाँ ले जाओगे और इसको यहाँ लाओगे तो ये बेटा OH इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी बेटा आपका इस तरफ आ जाएगा, तो ये भी आपका डी फॉर्म है। तो कौन कौन सा हो गया, A, B और D। तो कितने हो गए बेटा, 3। 46 का फर्स्ट, 46 इज फर्स्ट। 47 देखो बेटा, देखो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है बेटा। देखो ये राइट है तो D और लेफ्ट है तो बेटा L। डेंसिटी ऑफ 3M सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। मोलैलिटी बेटा बहुत आसान है। मोलैलिटी बेटा आपका क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो देखो बेटा 1.2, देखो 3M NaCl का क्या मतलब है, 3 मोलर यानी 3 इंटू 58.5 ग्राम NaCl इज इन 1000 ml या 1000 इंटू 1.25, 1250 ग्राम, ठीक है ना। और बेटा इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 में 180 और इसमें 4 पॉइंट घटा दो तो 175.5 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर बेटा डायरेक्ट मोल की जगह क्या रख दो, 3 इंटू 1000। बेटा नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, 175.5। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो 47 का बेटा फोर्थ आ जाएगा, 47 इज फोर्थ। फिर देखिए बेटा ये NCERT की एग्जाम्पल है बेटा, जिरकोनियम फॉस्फेट। ये बेटा 3 जिरकोनियम आयन देगा प्लस 4 बेटा फॉस्फेट आयन देगा, ठीक। तो x बराबर बेटा 3 हो गया, y बराबर बेटा 4 हो गया। फार्मूला सबको याद होगा, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। NCERT की बेटा एज इट इज एग्जाम्पल है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट। देखो NCERT में डायरेक्ट दिया है, देखो 3 केटायन बेटा, 1 एनायन, तो 3s की पावर 3, 4s की पावर 6, 9, 1, 2। अगला देखिए बेटा, देखो बेटा ये टॉल्वीन है, क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो बेटा इटार्ड रिएक्शन है। पहले बेटा क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक। बेंजल्डिहाइड बेटा बन गया आपका। सेकेंड स्टेप, फिर सोडियम बाईसल्फाइड से बेटा रिएक्शन करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बेटा एक तरफ SO3Na आ जाएगा, ठीक है, और एक तरफ बेटा OH हो जाएगा। फिर जब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये एक तरीके से बेटा एल्डिहाइड का प्योरिफिकेशन मेथड है, तो आपको बेटा दोबारा आपका बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा।
तो ये प्योरिफिकेशन मेथड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो 49 का आंसर बेटा दोनों बेटा बेंजल्डिहाइड ही होगा। अच्छा, ए पूछा है पहले, रेसिड्यू ए बेटा आपका सोडियम सॉल्ट होगा और बी बेटा क्या होगा, बेंजल्डिहाइड होगा। 49 का बेटा 4। अगला देखिए, देखो ये इटार्ड रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है। फिर निबोनियम एंड रूथोनियम एंड x and y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखो बेटा निबोनियम Z बेटा 41 होता है और दूसरे वाले का बेटा Z 44 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेटा फोर डी 4 5s1 है और इसका बेटा 4d7 5s1 है। ठीक है ना। तो अब जरा बेटा डी वाले काउंट कर लो। 7 और 4 बेटा कितना हो गया, 11। 50 का आंसर थर्ड। एजी मूथल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई द सबसेल एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। बेटा एजी मूथल क्वांटम नंबर सबसेल बताता है और शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। और देयर आर 2l, यहाँ बेटा l होगा, 2l + 1 ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप ऑफ सबसेल। बिल्कुल सही, आप चेक कर लो बेटा। l बराबर 0 रखोगे तो एक सबसेल होगा s, l बराबर 1 रखोगे तो बेटा 3 सबसेल होंगे, p में 3 होते हैं। l बराबर 2 रखोगे तो 5 बेटा ऑर्बिटल हो जाएगा। l बराबर 3 रखोगे तो 3 3 का 9 1 10। ये बेटा s है, ये p है, p में 3 होते हैं, d में 5 होते हैं, f में बेटा f में बेटा 7 हो गया। 3 दूनी 6 1 7। तो इसका बेटा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 51 का बेटा 4। अगला देखिए बेटा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। गलत बात है। जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2 लोगे बेटा 3 एटम होंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल अमोनिया लोगे 4 एटम होंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लोगे तो नंबर ऑफ एटम अलग होगा। सुक्रोज का लोगे अलग होगा। हाइड्रोजन का लोगे अलग होगा। बेटा ये स्टेटमेंट आपका गलत है। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ 71 ग्राम। तो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो बेटा देखो H2 + Cl2 गिव 2HCl। तो बेटा 2 मोल HCl बनेगा। अगर ये 2 खर्च होगा, ये 71 खर्च होगा तो बेटा 73 बनेगा। और यहाँ क्या लिखा है 36.5, गलत हो गया। रिएक्टेंट विथ मिनिमम नंबर ऑफ मोल एक्ट एज ए लिमिटिंग एजेंट नहीं, जिनका मोल कम लिया वो लिमिटिंग थोड़ी होता है। बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जिसका अमाउंट कम होता है बेटा उसको लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। ये भी गलत है। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नो नंबर ऑफ टोटल मोल में इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है बेटा। डेल्टा Mg अगर 0 है तो मोल में कोई चेंज नहीं हुआ। ग्रेटर देन 0 है तो बेटा इंक्रीज हुआ। लेस देन 0 हुआ तो बेटा डिक्रीज हुआ। ठीक, तो बेटा 4th आपका सही स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ABC देख लो बेटा। 52 का बेटा फर्स्ट। फिफ्टी 53 देखो बेटा, मैचिंग का क्वेश्चन है। 8 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बेटा यहाँ पर 1 मोल है तो 4 × 2 8 ग्राम एटम बेटा। तो A का बेटा क्या हो गया, A का आपका हो गया P। 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 2/3 6। तो बेटा इसका S भी हो गया नहीं। 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन बेटा ये आपका, इसका भी P हो गया। अब देखो 8 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन और किस में है, इसमें देखोगे तो देखो 2/3 6 ही होगा। इसमें देखोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा तो P एंड R हो गया इसका। 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन देखो बेटा किस में है, 3 दूनी 6, तो इसका भी बेटा इसका Q हो गया आपका। 6 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बेटा 2/3 6 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो बेटा S और Q बेटा इसका हो गया। फिर 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ग्राम मॉलिक्यूल बेटा पूछ रहा,
तो देखो यहाँ पर 2 ग्राम एटम है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका बेटा हो गया R। तो चेक करो बेटा, पी आर, फिर बेटा पी क्यू, फिर बेटा क्यू एस, और फिर बेटा डी का आर। 53 का आंसर बेटा सेकेंड, 53 बेटा सेकेंड। 54 देखिए, थॉमसन मॉडल पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही बात है। जैसे बेटा तरबूज होता है ना, तो तरबूज का जो गूदा होता है उसको उन्होंने पॉजिटिव चार्ज माना था और बीज को इलेक्ट्रॉन माना था नेगेटिव चार्ज, तो ये बिल्कुल सही है। एटम पॉजेस स्पेरिकल शेप, बेटा बिल्कुल सही है। मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही है। ओवरऑल न्यूट्रलिटी और कैन बिल्कुल एक्सप्लेन किया था उन्होंने, उनके टाइम में बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मालूम था, तो नंबर ऑफ, और उन्होंने गूदे को क्या माना था पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को क्या नेगेटिव, तो ये वाला स्टेटमेंट बेटा आपका गलत है। तो 54 का बेटा ए बी सी कौन सा है, थर्ड। 54 बेटा थर्ड, ठीक है ना, 54 का थर्ड। अब आइए 55। देखो बेटा, ऑल एस ऑर्बिटल है, ऑल एस ऑर्बिटल है, मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, नहीं। डिफरेंट शेप ऑफ from other extra stability, probability of finding electron at a given distance equal to in all direction, बिल्कुल सही है बेटा। देखो s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, तो चारों तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सेम। फॉर l बराबर 2, अगर l बराबर 2 है तो मिनिमम n की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 3। बेटा n की वैल्यू अगर 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। n की वैल्यू 1 होगी तो l बराबर 0 होगा, n बराबर 2 होगा तो l की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0, 1। तो बेटा A का क्या हो गया S, B का बेटा क्या हो गया आपका P। शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर बेटा क्या होता है बेबी सुदर शेप होता है, वो बाकी डी ऑर्बिटल से बेटा क्या होता है, डिफरेंट। तो इसका बेटा क्या हो गया Q। विथ कंप्लीटली एंड हाफ फील्ड सब्सटेंस बेटा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं, तो बेटा इसका हो गया R। चेक करो कौन सा है, A का S, B का P, C का Q, D का R। आंसर बेटा फर्स्ट। 56 देखो, इफ ए केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम है तो बेटा डेल्टा जी क्या होता है, 0, सही है। Q इक्वल टू KP, बेटा KC इक्वल टू 1 गलत है, डेल्टा जी नॉट 1 गलत है। कौन सा सही हुआ, 56 का बेटा A एंड B। इक्विलिब्रियम पर बेटा डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं। इक्विलिब्रियम पर Q बराबर क्या होता है, KP। KC बेटा 1 से कम भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। 57 देखो बेटा, KC ग्रेटर देन थी, NCERT की लाइन है। जब बेटा KC की वैल्यू 1000 होती है तो प्रोडक्ट प्री डोमिनेट ओवर रिएक्टेंट, बेटा सही है। लेस देन 1/1000 में बेटा केवल क्या होता है, रिएक्टेंट, सही है। KC जब इस रेंज में होता है तो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं और उनका कॉन्सिडरेबल अमाउंट होता है, किसी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सही है बेटा ये भी। QC ग्रेटर देन KC, अगर Q ग्रेटर देन KC है तो रिएक्शन बेटा बैकवर्ड जाती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। बैकवर्ड का मतलब ये देखो क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट। इफ Q ग्रेटर, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। लेफ्ट टू राइट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड, ठीक है ना। जबकि Q ग्रेटर देन KC में बेटा जाती रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब राइट टू लेफ्ट, तो ये स्टेटमेंट बेटा आपका गलत है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो 57 का देखो ABC कौन सा है, थर्ड। 57 बेटा थर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा पेपर बना है कि NCERT की एक एक लाइन से बना है। आप पढ़िएगा इस वाले आर्टिकल को, एक एक लाइन से बना हुआ है बेटा, ठीक है। अगला देखिए बेटा, देखो Q ग्रेटर देन KC, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर देखो बेटा विच कैन एक्ट एज ए वेपर, एसिटिक एसिड और NaOH। देखो बेटा अगर एसिटिक एसिड एक्सेस में है, ये बेटा लिमिटेड है, तो NaOH पूरा खर्च हो जाएगा। एसिटिक एसिड बेटा बचेगा, उसकी रिएक्शन से बेटा सोडियम एसीटेट बनेगा, ये बेटा क्या है, एसिडिक बफर। HCl एंड सोडियम एसीटेट। अब वंस अगेन बेटा देखो, अगर सोडियम एसीटेट
और बेटा HCl लोगे तो देखो बेटा ये एक्सेस है और ये बेटा लिमिटिंग है, क्या बनाएगा बेटा सोडियम एसिटिक एसिड, ठीक, और NaCl। तो अब जरा देखो बेटा शुरुआत में बेटा ये मान लो 2 मोल है, ये 1 है 0 0। अब बेटा ये पूरा खर्च हो गया क्योंकि लिमिटिंग है, तो कितना बचेगा 1, ये बनेगा 1, 1 बनेगा 1। देखो फाइनल सॉल्यूशन में बेटा क्या है एसिटिक एसिड बना 1 मोल और सोडियम एसीटेट बेटा कितना बचा 1 मोल। तो ये भी देखो बेटा बफर है, तो ये भी आपका बफर है। HCl NaCl कभी बफर नहीं होता। और याद रखो बेटा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट लाइक अमोनियम साइनेट अमोनियम एसीटेट ये बेटा एसिड ये बेटा बफर का काम करते हैं। तो आंसर बेटा ABD देख लो कौन सा है 58 का फर्स्ट। 59 देखो बेटा एमा वाटर है बाई कार्बोनेट है अमोनिया बेटा देखो ब्रोंस्टेन एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेन बेस का मतलब एम्फोटेरिक जो H प्लस ले भी सकता है H प्लस दे भी सकता है। तो बेटा देखो वाटर H प्लस ले भी सकता है H3O प्लस बनाएगा देगा तो बेटा OH माइनस बनाएगा, बाई कार्बोनेट आयन देगा तो कार्बोनेट आयन बनाएगा, लेगा तो बेटा H2CO3 HSO4 देगा तो बेटा सल्फेट आयन लेगा तो बेटा H2SO4 NH3 देगा तो NH2 माइनस लेगा तो NH4 प्लस। तो बेटा ये चारों ब्रोंस्टेन एसिड और बेस का काम करेंगे। तो 59 का बेटा 4, 59 बेटा 4। अब देखिए बेटा नेक्स्ट 60 इन ए गिवन प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस वर्क बेटा 0 है और Q बेटा लेस देन 0 है। Q लेस देन 0 मतलब हीट बेटा सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग में जा रही, तो टेम्परेचर बेटा क्या होगा डिक्रीज। 60 का बेटा फर्स्ट। अगला देखिए बेटा मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो H2O सॉलिड H2O लिक्विड 0 डिग्री सी है, क्या एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम, ठीक। तो डेल्टा जी बेटा क्या होगा 0 और डेल्टा एस बेटा पॉजिटिव। अब देखो H2O सॉलिड H2O लिक्विड लेकिन 10 डिग्री सी है, तो 10 डिग्री सी पर बेटा आइस तुरंत वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेल्टा जी बेटा निगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस, ठीक। और डेल्टा एस बेटा देखो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो बढ़ेगा, तो देखो बेटा डेल्टा जी निगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव देखो किसमें है, आई थिंक फर्स्ट है, डेल्टा जी निगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, क्योंकि बेटा 0 डिग्री सी पर इक्विलिब्रियम होता है, 10 डिग्री सी पर तो आइस अपने आप वाटर में कन्वर्ट हो ही रही है, ठीक है ना। तो प्रोसेस बेटा क्या होगा स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी निगेटिव और डेल्टा एस क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि इंट्रोपी बढ़ रही। अब देखो -10 डिग्री सी है, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, तो -10 पे सॉलिड लिक्विड अपने आप में नहीं जाएगा, आपको बेटा इसको गर्म करना पड़ेगा। तो पक्की बात है बेटा इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा जी क्या होगा प्लस, प्लस वाला कौन है, और डेल्टा एस निगेटिव होगा। डेल्टा जी प्लस और सॉरी सॉलिड से लिक्विड में जा रही एंट्रोपी बढ़ रही, तो इसका आंसर बेटा सेकंड हो गया। ऑन एडिशन ऑफ HCl Ag प्लस में बेटा HCl मिलाओगे तो HCl का Cl माइनस तुरंत बेटा AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, अपने आप होगा, प्रोसेस क्या होगा स्पॉन्टेनियस, लेकिन बेटा इंट्रोपी क्या होगी घटेगी, स्पॉन्टेनियस लेकिन इंट्रोपी घटेगी। तो देख लो थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, आंसर बेटा थर्ड। 62 देखो बेटा डेल्टा एस टोटल दिया, डेल्टा एच सिस्टम दिया है, टेम्परेचर दिया है, डेल्टा की निकाल। अगर बेटा डेल्टा जी निकालना हो, डेल्टा एस टोटल दिया हो, तो आप बेटा इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो टी देखो बेटा कितना दिया है -800, ये बेटा कितना दिया है -80, ये बेटा माइनस माइनस प्लस 64,000 किलो। तो देखो बेटा पहले में यही लिखा, फिर देखिए बेटा ये प्लस क्या शो कर रहा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस वाला ऑप्शन सी हो। अब मेरा डेल्टा एस चेक कर ले, डेल्टा एच सिस्टम बेटा क्या होगा, डेल्टा एच सिस्टम डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो डेल्टा एच सिस्टम देखो बेटा कितना दिया 4000, सॉरी 4000 दिया प्लस का, ये बेटा कितना हुआ 800,
कितना आया बेटा, +5 हो गया। डेल्टा एस बेटा कितना, +5, जबकि यहाँ बेटा दिया कितना है, देखो 75, ऑप्शन गलत। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बेटा गलत, तो ये वाला गलत है, ये वाला बेटा गलत है, कौन सा सही है, ए एंड सी। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका क्या हो गया, 4। तो 62 देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बेटा 4। 63 देखो, फॉर सीजियम, नियॉन, आयोडीन एंड फ्लोरीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन। फ्लोरीन जनरली एग्जिबिट निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, सही है। सीजियम एग्जिबिट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए कंपाउंड, सही है। नियॉन एग्जिबिट, नियॉन बेटा जीरो ग्रुप का, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी शो नहीं करता। डी एग्जिबिट द डी आयोडीन पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा दोनों शो करता है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो 63 का आंसर बेटा थर्ड हो जाएगा। थर्ड देखो क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो बेटा आपका इनकरेक्ट कौन सा हो गया, थर्ड, सी ओनली। 64 देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। बिना एक्सपेरिमेंट के बेटा ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री, गलत, सभी के लिए। कॉम्प्लेक्स सिंपल सबके लिए। रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन विल हैव द यूनिट ऑफ एटीएम, सेकेंड इनवर्स, गलत, केवल सेकेंड इनवर्स होगा। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है। देखो चलो हम फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं, टी हाफ बेटा क्या होता है, 0.693/K। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा के क्या होगा, बढ़ेगा, और के अगर बढ़ेगा तो बेटा हाफ लाइफ क्या होगी, घटेगी। तो ये बेटा सही है, तो पहला सही है, ठीक। ए और डी बेटा कौन सा है, थर्ड। 64 का बेटा थर्ड, 64 इज थर्ड, तो 64 का बेटा थर्ड। फिर देखिए 65, ग्राफ दिया है बेटा, ए वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर। देखो बेटा इसकी इक्वेशन क्या होती है, R इक्वल टू R0 माइनस के इंटू टी, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, ए का बेटा हो गया R। हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर जीरो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/2K होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आंसर हो गया बेटा S, इसका S हो गया। रेट वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर इंडिपेंडेंट होता है, तो बेटा ये क्या हो गया, P, ठीक। रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर बेटा आर्हेनियस इक्वेशन, एक्सपोनेंशियली बेटा क्या होता है, इंक्रीज, तो डी का, इसका बेटा क्या हो गया, Q। तो देख लो बेटा RSPQ, RSPQ आंसर बेटा फर्स्ट, RSPQ आंसर बेटा फर्स्ट। 66 देखो बेटा, a solution of aluminum chloride is electrolyzed for 30 minutes using a current of 2 ampere. अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, W/E बेटा क्या होगा, करंट दिया है, I इंटू T/F, I इंटू T/F। W एल्यूमिनियम का इक्वलेंट वेट बेटा 9, क्योंकि वैलेंसी 3, 27/3 बेटा 9। I कितना बेटा 2, टाइम बेटा कितना 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई बेटा 96500। सॉल्व कर लीजिए बेटा, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.336 ग्राम। 67 देखो बेटा, स्टैंडर्ड इंट्रोपी बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दी है, ठीक। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछ रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी क्या होता है, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। आपको देखो डेल्टा S दिया है 35, देखो ये बेटा जूल में है, ये किलो जूल में, तो इसको 1000 कर दो। अब आप बेटा इंट्रोपी निकालो, इंट्रोपी बेटा क्या है, स्टेट फंक्शन। कैसे आएगा बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो बेटा कितना XY5, XY5 की इंट्रोपी बेटा कितना है 110, ये हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में आइए बेटा, प्रोडक्ट में देखो बेटा 1/2, X2 की कितनी दी है बेटा 70,
70 का आधा बेटा 35 हो गया, प्लस 5/2 इंटू बेटा कितना हो गया 50, तो ये 110 हो गया बेटा, माइनस 35 हो गया, माइनस ये बेटा 25 इंटू 5 125, 125 5 30 160 में 110 घटाओगे -50 आ जाएगा, -50 आ गया बेटा। यहाँ रखो -50, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये बेटा 20 हो गया, 35 दूनी 70, आंसर बेटा क्या आ गया 700, ठीक है ना। तो आंसर बेटा 700। तो देखो बेटा ये 46 से लेकर 67 तक बेटा हमने कर दिया, 68 ऑनवर्ड बेटा संजीव सर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पेपर कितना अच्छा बन रहा बेटा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से बन रहा, तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ओके बेटा। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमसे कह रहा है जिसमें हमको पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा आइसोमर है, बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर एक्सेप्टेड बाय, किस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है। तो हमको सबसे पहले दे रहा है कोबाल्ट दे रहा है, और कोबाल्ट में हमको मिल रहा है डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, यानी कि ये कोबाल्ट है और एथिलीन डाइअमीन की 2 मोल्स हैं और क्लोराइडो है 2 मोल, और इसके ऊपर मान लीजिए हमारे पास एक आ गया है प्लस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज आ गया, आयन है ये। तो जब ये यहाँ पे -2 होगा उधर जाएगा तो +1 में ऐड हो जाएगा तो +3 बन जाएगा। अब ये हमारा जो फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है MAA होल ट्वाइस B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स को, जो ज्योमेट्रिकल भी देता है और ऑप्टिकल भी देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो गया। जब बात करते हैं सेकंड की, अगर हम बाकी सबको देखें तो पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड, यानी कि कोबाल्ट के बाद NH3 होल 5 आ गया है और एक क्लोरो आ गया। और आप बेटा जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MA6 टाइप और MAB टाइप कोई भी आइसोमेर नहीं शो करते हैं, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, किसी भी तरह की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो ये नहीं करेगा, ना तो ज्योमेट्रिकल ना तो ऑप्टिकल। फिर ट्राई अमीनो ट्राई क्लोरो कोबाल्ट, यानी कि ये मिल रहा है, ट्राई अमीनो मिल रहा है, यानी कि ट्राई अमाइनो मिल रहा है और ट्राई क्लोरो मिल रहा है, ये MA3B3 टाइप है। तो जब MA3B3 टाइप में A यानी कि मोनोडेंटेट एक तरह का लिगेंड और B मोनोडेंटेट दूसरे तरह का लिगेंड, जब MA3B3 टाइप आपके सामने आएगा तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी, फेसमर आइसोमेरिज्म मिलेगी, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म मिलेगी, दैट मीन्स, बट ऑप्टिकल नहीं मिलेगी। तो इसमें ज्योमेट्रिकल तो मिलेगी लेकिन ऑप्टिकल नहीं मिलेगी, और ये हमसे कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों चाहिए, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। फिर टेट्राएमाइन डाई क्लोरो कोबाल्ट, ये कोबाल्ट के पास टेट्राएमाइन है और ये सर हमारा MA4B2 है, MA4B2 टाइप, इसमें भी ज्योमेट्रिकल तो मिलेगी लेकिन ऑप्टिकल नहीं मिलेगी। इसलिए सारे ऑप्शंस को देखने के बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसा है जिसमें ज्योमेट्रिकल भी मिल रही है और ऑप्टिकल भी मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट MC बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कार्बोनिल में पता करना है। तो इसके लिए बेटा आपको ये बात समझना होगा कि जैसे जब कोई मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है तो इसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड का 3 होता है, और जब ये इसके साथ मिलके जब इसके साथ डोनेशन होता है तो डोनेशन में ये जो मेटल है जब कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है
तो कार्बन मोनोऑक्साइड दैट मीन्स कार्बोनिल इस मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से डोनेट करता है, सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से डोनेट करता है। सेम टाइम में मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट करता है। इस प्रोसेस में ये जो 3 बॉन्ड थे हमारे, ये 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड में बदल जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, और ये बॉन्ड ऑर्डर 2 की रेंज में आने लगता है। इस तरह की बॉन्डिंग को सिग्मा पाई बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप कि जितना ये C इस के साथ जुड़ेगा उतना इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला जाएगा, और ये बॉन्ड ऑर्डर तब कम होगा जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, मैक्सिमम अगर डोनेट करेगा। तो इसका सेंस ये है कि अगर मेटल कार्बन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगी, मेटल कार्बन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगी, तो उस समय कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। यानी जैसे जैसे मेटल कार्बन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा और बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, CO की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। और अब देखो मेटल डोनेशन कब करेगा, मेटल डोनर पावर प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑन मेटल। भैया देखो मेटल की अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई यानी उस पर माइनस चार्ज बढ़ गया तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को डोनेट करेगा। भाई अगर मेरे पास ज़्यादा कोई चीज़ है तो मैं उसकी डोनेशन ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे मैं ज़्यादा डोनेट कर सकता हूँ, मेरे पास कम पैसे मैं कम डोनेट करूँगा। तो जितना इसमें माइनस बढ़ जाएगा उतना ही मेटल डोनर पावर बढ़ जाएगी, और जितना इस पे प्लस बढ़ जाएगा उतना मेटल डोनर पावर घट जाएगी, और मेटल डोनर पावर घटेगी तो ये बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी, तो ये बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, और उस समय CO का हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ने लगेगा, बॉन्ड लेंथ घटने लगेगी। अब इसकी ट्रिक समझ लो, ये तो हमने इतना समझा दिया, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो इसकी ट्रिक ये है कि अगर हमारा आप ये चाहते हो कि मेटल, आप यहां पे देखिए 4 में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरीके का। देखो आप बॉन्ड ऑर्डर अगर मेटल कार्बन बॉन्ड चाह रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन बॉन्ड प्रोपोर्शनल होगा निगेटिव चार्ज के। कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा बॉन्ड ऑर्डर मेटल कार्बन का उतना ही ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव चार्ज की, या यहां पर हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और ये नेगेटिव चार्ज के ये पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। और इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड। जितना ज्यादा माइनस होगा उतना बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा CO का, और इसी तरीके से बॉन्ड लेंथ ऑफ CO प्रोपोर्शनल होगा निगेटिव चार्ज के। अब आप इन सब बातों पे हमको 2 क्वेश्चन आज FST में मिल जाएंगे। देखो सेलेक्ट द करेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन
ये वाला ध्यान दीजिए, जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर उतना मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो अब इसमें देखिए 0 है, इसमें माइनस है, इसमें -2 है, और 0 जिस पे चार्ज है उसका सबसे ज्यादा बताया गया मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, तो ये तो गलत हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज 0 है, इस पे माइनस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका -2 है, इसका ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना गलती ना हो जाए, अगर ये क्वेश्चन में CO बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया तो फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। CO बॉन्ड ऑर्डर, CO बॉन्ड ऑर्डर इसका सबसे कम होगा और इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर देखो तुमने मेटल बॉन्ड ऑर्डर CO का निगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस पे भी ध्यान दिए रहना कि आपको CO का पूछ रहा है कि मेटल कार्बन का पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप फैसला करोगे। तो सेकंड सही हो गया, बाकी यहां बराबर दिखा रहा है, कोई सेंस नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन सही कर दिया। सिनर्जिक बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन था। K2Cr2O7 में ऑरेंज कलर किस लिए आता है? तो ऑरेंज कलर आपने पढ़ा होगा, यहां पर MlCt से आता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और ये मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर किसके बीच में होगा? क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये किसकी वजह से होगा? Cr2O7 की वजह से होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। How many unpaired electrons are present in the brown ring complex of FeH2O whole 5NOSO4? देखिए इसमें सबसे पहले आपको Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होगी। Fe वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0, और NO यहाँ न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा, अंडरस्टूड है, Fe के साथ जब NO आता है तो उसकी पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और सल्फेट की हम -2 ले लें, टोटल 0 ले लें, तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगी। अब यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गई, तो Fe प्लस का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 1s2 से जाओगे लास्ट में 3d6 4s1 मिलेगा। अब NO जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो वाटर है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो वाटर नहीं चाहेगा पेयरिंग हो और NO चाहेगा पेयरिंग हो, लेकिन यहां पर क्या होता है, अब देखिए क्या होगा कि ये जो NO है ये वाले इलेक्ट्रॉन को D की तरफ शिफ्ट कर देगा। अब D में 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर पेयरिंग नहीं होती तो ये स्टेट है, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे? 3, और अगर NO पेयरिंग करा देता तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर हो जाते हमारा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता। लेकिन देखा जाता है यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों की अलग अलग राय है, हम लोग के लेवल पे ये माना जाएगा कि NO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट ये इस S के इलेक्ट्रॉन को D में तो शिफ्ट करता है, लेकिन D के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड नहीं कर पाता। तो हम लोग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मानेंगे, और ये मानेंगे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है और EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, T2G में 5 और EG में 2, इस तरीके से D7 कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग फिलअप करेंगे। हालांकि कुछ हायर बुक्स में दिया कि यहाँ पेयरिंग हो जाती है, बट अपने लेवल पे हम लोग को यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मानने होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम स्टेबिलिटी? तो जब आप स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट देखते हो, स्टेबिलिटी ऑफ, अगर आप कॉम्प्लेक्स देखते हो तो आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट से देखना चाहिए। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट चेक करने जाते हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर साइनाइड है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। साइनाइड के बाद आप चिलेशन देखते हो, यानी कि कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड है, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है
तो चीलेशन देखोगे। चीलेशन के बाद आप देखोगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और चार्ज और साइज और ZEFF, इनमें से किसी एक से फैसला होगा। लेकिन सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स में अगर साइनाइड मिल रहा है तो साइनाइड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी मोस्टली सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद चीलेशन की होती है। तो यहाँ पे साइनाइड है तो इसलिए सबसे 1 नंबर पे साइनाइड की वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई। फिर देखो ऑक्सिलेटो है, ये हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है और रिंग फॉर्मेशन करेगा, चीलेशन करेगा, तो फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा। फिर वाटर और साइनो में देखो, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो अब लेकिन ये साइनो यहाँ भी है, तो साइनो दोनों जगह पे है, तो भाई साइनो दोनों जगह पे है तो हम लोग ने तो 4 नंबर ले लिया, गड़बड़ हो गया, 2 जगह साइनो है। तो अब हम लोग को साइनो 2 जगह है तो हमको फिर देखना पड़ेगा चार्ज से। इसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो 1 आ जाएगा, इसके बाद थर्ड आ जाएगा, इसके बाद फोर्थ आ जाएगा चिलेशन और इसके बाद हमारा सेकंड आ जाएगा, यानी कि वाटर। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कह लो क्योंकि ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हम लोग को ऐसे कंपेयर करना होगा, पहले साइनो फिर चिलेशन फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड या चार्ज या साइज या ZEFF, किसी एक से फैसला होगा। सो मेरा सही ऑप्शन यहाँ पे अभी फिलहाल हमको तो एक ही चुनना था, तो फर्स्ट हो जाएगा 72 का। 73 देखो, हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ के लिए हमको जानना है। तो हाईएस्ट CO बॉन्ड लेंथ में ये देखो, अभी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, तो अब CO बॉन्ड लेंथ देखो कहाँ, ये बॉन्ड ऑर्डर और ये बॉन्ड लेंथ ऑफ CO। बॉन्ड लेंथ ऑफ CO किस पे डिपेंड करेगी, निगेटिव चार्ज पे। जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ ऑफ CO उतनी ज्यादा होगी कार्बोनिल में उतनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। तो अब यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ माइनस है, यहाँ न्यूट्रल है, इसलिए थर्ड का सबसे ज्यादा हो जाएगा। हमको हाईएस्ट पूछा है, तो जितना निगेटिव ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। हाईएस्ट स्टेबल मैग्नीज फ्लोराइड इज MnF4 whereas highest Mn ऑक्साइड इज Mn2O7। ये NCERT डी ब्लॉक की लाइन है यहाँ पर। तो आपको ये पता चलेगा कि NCERT में लिखा है कि किसी भी डी ब्लॉक मेटल की हायर या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में हो सकती है, एक फ्लोराइड में एक ऑक्साइड में। फ्लोराइड में इसलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्योंकि फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक हम लोग ले जा पाते हैं उसको, और फ्लोराइड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड में लेके जाएंगे, जैसे Mn के केस में MnF7, तो 7F का स्टेरिक रिपल्शन इफेक्ट उसको अनस्टेबलाइज कर देगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, तो Mn2O7 में Mn के चारों तरफ मल्टीपल बॉन्ड आएंगे और ईच Mn को 4 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखो O एटम इज स्मॉलर देन F, ये बात गलत है, F स्मॉलर होता है। Mn7 डज नॉट एग्जिस्ट, Mn के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन नहीं एग्जिस्ट करती, ये बात गलत है। Mn की +7 तक जा सकती है, ये बात गलत है। F कैन नॉन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी बात पूरी तरह से सही नहीं है कि F स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, बस ये O क्यों बना दे रहा है Mn2O7, क्योंकि उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंसीडर n इज द नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, n एक नंबर ऑफ लोन पेयर है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन में किसमें है, ClF3 में।
तो Cl(F3) में आपको पता है कि Cl(F3) में इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 लोन पेयर होते हैं, यानी n की वैल्यू 2 है। अब वो कह रहा है कि n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किस में। तो देखिए V3+ को अगर आप सबसे पहले देखें तो V3+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d24s0, बिकॉज वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d3 और 3d3 के साथ 4s2 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन d से निकल गया, तो 3d2 बचा। तो इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो V3+ तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन तो नीचे दिए गए। फिर Ti3+, Ti स्कैंडियम टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 और 4s2, ये टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और 3d में 3+ अगर लाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, इसलिए इसमें बचेगा 3d1। तो हमें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। Cu2+ में सभी जानते हैं 3d9 होता है, 3d9, और इसमें n बराबर 1 होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। निकिल 2+ में 3d8 आएगा। अब 3d8 को अगर हम लोग बनाएंगे, फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n बराबर 2 होगा 3d8 में, तो ये निकिल 2+ सही हो जाएगा। Ti2+, अब Ti का यहाँ पे हमने देखा था, Ti2+ अगर लोगे तो 3d2 आएगा, यानी कि Ti2+ भी हो जाएगा। तो A हो जाएगा और E हो जाएगा और D हो जाएगा, ADE, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का हम लोग ने सेकंड ऑप्शन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट निकालना है और सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया गया। ठीक, तो अब इसका बेसिक फॉर्मूला लगा लो। बेसिक फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इक्वल टू होगा 1000 इंटू KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वैल्यूज पुटअप करें। द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 है, 0.4 रख लिया, 1000 रख लिया, KF निकालना है, स्मॉल w 1 ग्राम है और सॉल्वेंट 50 ग्राम है और मोलर मास 256 है। तो 50 का अगर उसमें चला गया, 50 का ये कैंसिल कर दीजिए, 20 आ जाएगा, और 20 का अगर इससे हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये 0.02 आ जाएगा। 0.02 को 256 से मल्टीप्लाई करो तो 256 400 512, तो 5.12 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कार्बोकेटायन क्या करता है? कार्बोकेटायन क्या करता है? कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये और एम्प्टी p ऑर्बिटल होगी, तो A का थर्ड। कार्बन फ्री रेडिकल यानी कि फ्री रेडिकल sp2 sp3 हो सकता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो न्यूक्लियस को पसंद करे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो फर्स्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सेकंड हो जाएगा। तो A का थर्ड दो जगह है, थर्ड और फोर्थ में। A का थर्ड, B का फोर्थ दोनों जगह, C का फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा।
तो 77 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। एथाइल बेंजीन से कन्वर्ट करना है और एथाइल बेंजीन से कन्वर्ट करके हमें बनाना है यहां पे, ठीक है, पहले Br2 ले लें, फिर Cl2 हीट करिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रहा, ये हम लोग ने बेंजीन रिंग लिया, एथाइल बेंजीन CH2 CH3 CH2 CH3, और हम लोग को यहाँ पैरा ब्रोमोस्टाइरीन को बनाना है। अब इस पे हम लोग ने, जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमको दिखा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग गए और हमने चूज किया ब्रोमीन, और ब्रोमीन के साथ लुईस एसिड के रूप में Fe लगाया। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर होगा तो पैरा पोजीशन पे हमारा ब्रोमो ग्रुप आ जाएगा मेजर, और यहाँ पे CH2 CH3 रहेगा, पैरा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप आ जाएगा। फिर हम लोग क्लोरीन लेंगे और क्लोरीन के साथ हीट करेंगे। तो क्लोरीन अगर कोल्ड में लुईस एसिड के साथ लिया जाता तो हमारा रिंग पे रिएक्शन हो जाता, बट हम यहाँ हीट का निशान आ रहा, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये एलाइलिक कार्बन है, और यहाँ पे हमारा क्लोरो आके रुक जाएगा, ये ब्रोमो यहाँ रहेगा और ये C पे क्लोरो आ गया। अब यहाँ पे हमने अल्कोहलिक KOH लगाया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, अल्कोहलिक KOH लगा दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, और एलिमिनेशन रिएक्शन होने पे मुझे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 मिल गया, CH डबल बॉन्ड CH2 मिल गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा सही होगा। अब अगर आप सोचे कि बाकी ऑप्शन तो नहीं हो सकते थे, देखो ये Cl2Fe अगर लगाते तो Cl2Fe में यहाँ पे Cl आ जाता, और यहाँ पे Cl आने के बाद ब्रोमीन एनहाइड्रस BrAlCl3 लगाते, फिर से हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता, तो फिर से यहाँ पे Br आ जाता, यहाँ पे Cl रहता, यानी दोनों हेलो ग्रुप रिंग पे आ जाते और हमारा काम बिगड़ जाता। अगर ब्रोमीन और एनहाइड्रस AlCl3 लेते, ठीक है, ब्रोमीन हमारा यहीं पे आ जाता, फिर क्लोरीन लेते, हीट करते, क्लोरीन हमारा यहीं आ जाता, लेकिन एक्वस KOH लेंगे तो फिर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रमोट कर जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रमोट नहीं करेगा, तो उस समय यहाँ पे Cl पे OH ग्रुप आ जाएगा और ये हमारा एलिमिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए ये एक्वस KOH होने की वजह से ये भी नहीं सक्सेसफुल हो पाया, बाकी आगे के दो स्टेप सही थे। फिर क्लोरीन एनहाइड्रस AlCl3 लिया, क्लोरीन फिर से पैरा पोजीशन पे आ गया, ब्रोमीन Fe फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। तो अब हमारा ये रिएक्शन चलेगा फर्स्ट की तरीके, बट अब नीचे क्लोरो आ जाएगा, क्योंकि पहले क्लोरीन हमने जोड़ा, तो नीचे क्लोरो आ जाएगा, तो ये रिएक्शन में हमारी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्लोरो आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। 79 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान, यहाँ पे आपको IUPAC नेम करना है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड 4 5, तो 4 पे एथाइल लगा हुआ है, 4 एथाइल 1 एथाइल 1 एथाइल 4 एथाइल, तो ये दो पॉसिबल है, फर्स्ट और फोर्थ। अब 4 एथाइल के बाद 1 हाइड्रोक्सी, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। 4 एथाइल साइक्लोपेंट 2 पे इन 1 ऑल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन किसके टेस्ट में काम आता है? एसिड के टेस्ट में। एसिड जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके CO2 निकालता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, यानी कि
ए के साथ सेकेंड आएगा। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन फिनॉल को टेस्ट करने के काम में आता है, फिनॉल के साथ वॉयलेट कलर आता है, तो यहाँ पे फिनॉल यानी कि बी के साथ थर्ड आ जाएगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहलिक ग्रुप को टेस्ट करने के काम में आता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अल्कलाइन KMnO4 ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के काम में आता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 80 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कराना है इसमें, ठीक है। चलिए सर, पहले कार्बन गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कार्बन में इधर है एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये कीटोनिक है। तो भाई जो हमारा, जब हमारा एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो जो एल्डिहाइड है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जो कीटोनिक ग्रुप है उसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मूव करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन मूव करेगा, ये हमको ध्यान रखना होगा। तो देखो हमने क्या किया कि यहाँ पर देखो गिन लो दोनों ग्रुप का, क्योंकि यहाँ वाला H मूव करेगा इस O के, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। तो देखा जाए तो हम लोग को या तो डायरेक्ट कर लें, इसके 2H यहां से ऑक्सीजन के साथ वाटर निकाल देंगे, और ये रिंग बन जाएगी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहां पे डबल बॉन्ड आएगा उससे कीटो ग्रुप जुड़ा होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। डबल बॉन्ड के बगल में कीटो यहाँ नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल में ये उस कार्बन पे ही कीटो लगा हुआ है, और ये भी नहीं हो रहा। अब इसको बना के देख लेते हैं। तो देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हम लोग बनाते हैं। एक ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये वाला जो पांचवा जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड O लगा दो, और यहां पे लगा दो H, और इस पे लगा दो C डबल बॉन्ड O CH3। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके दोनों H ले लो। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे भी कर सकते हो, कि ये आप ऐसे बॉन्ड ब्रेक करिए, माइनस प्लस करिए, और यहां वाला H आप प्लस फॉर्म में तोड़िए, ये यहां पे जाके जुड़ेगा, ये यहां पे जाके जुड़ेगा। तो जब ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये देखो, ये मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि ये H रख लेता हूं, और ये वाला H देखिए, ये H प्लस फॉर्म में जाएगा, तो ये इससे जुड़ेगा, और ये वाला कार्बन इससे जुड़ेगा, तो मुझे जो मिल जाएगा वो ये मिलेगा फिगर। ध्यान से देखिएगा, ये वाला कार्बन ये है, फिर ये वाला कार्बन ये, इस कार्बन पे बेटा अब हमारा आ गया है OH, और ये वाला कार्बन इससे जुड़ गया है, ये CH है, इस CH को ऐसे बना लेते हैं, और इस पे ये हमारा अपना C डबल बॉन्ड O CH3 बचा हुआ है, जैसे के जैसे बचा। अब आप इसको हीट करोगे, अगर इसको आप हीट करिए तो हीट करने पे आपको वाटर निकल जाएगा यहां से, और जब वाटर निकल जाएगा
तो मुझे क्या कंपाउंड मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा C कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया हमारा, और इसके ऊपर हमारा डबल बॉन्ड हो और ये जुड़ा हुआ। तो ये देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है हमारा, 5 कार्बन है और जहां पे डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो है। और ये वाला ही क्यों जो है ऐसे ऑक्सीजन की तरफ टूटा, क्योंकि ये एल्डिहाइडिक है, और एल्डिहाइड में स्टेरिक कम होता है, क्राउडिंग कम होती है कीटोन के कंपैरिजन में, इसलिए ये वाला ऐसे नहीं तोड़ोगे, ये वाले पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, तोड़ उसको भी सकते थे। तो अब हम लोग ने इसको तोड़ा और इससे हम लोग ने बनाया फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पॉजिटिव कार्बिल एमीन टेस्ट। जैसा सब जानते हैं कि कार्बिल एमीन टेस्ट प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन देते हैं, तो अब यहां पर देखो ये 1 डिग्री है तो ये देगा, ये 2 डिग्री है नहीं देगा, ये 1 डिग्री है ये देगा, ये 3 डिग्री है नहीं देगा, ये 2 डिग्री है नहीं देगा, तो ए और सी देंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन दे होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 82 का हमने थर्ड ऑप्शन सही किया। द रिएक्शन विच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर एन एल्कीन बाय एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन एल्कीन नहीं बनाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन से? तो ये देखिए ये सोडियम एथॉक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये यहाँ पर सेकेंडरी ब्रोमो लगा हुआ है, तो ये HBr निकालेगा और ये यहाँ पे हमको एल्कीन दे देगा सर, तो ये तो देगा ए। हमें पता करना कौन नहीं देगा। ये देखो फिनॉल का सोडियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ रिएक्शन है डी में, तो ये मुझे पैरा बेंजोक्यूनोन देगा, तो ये हमें कीनोन देगा, कीटोन देगा, एल्कीन नहीं देगा, इसलिए ये होगा नहीं। ये KOH एक्वस है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा लेकिन एलिमिनेशन नहीं देगा। ये कॉपर है, कॉपर जब जो है टर्शरी अल्कोहल के साथ आता है तो एलिमिनेशन देता है, एल्कीन देगा। और ये हमारा सोडियम मेथॉक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है और 3 डिग्री ब्रोमो है, तो इसके साथ भी एल्कीन मिलेगी। तो मुझे किसके साथ नहीं मिलेगी? बी और डी के साथ नहीं मिलेगी। द रिएक्शन विच कैन नॉट बी अप्लाइड टू प्रिपेयर, तो बी और डी, बी और डी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का हमने किया फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग एमीन्स। तो अब भाई इसमें देखिए ये यहाँ पे प्राइमरी एमीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है तो ये अच्छा बेस है। ये सेकेंडरी एमीन है, इसमें और ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा ई, उससे कम डी। फिर तीनों एनलीन है और डेरिवेटिव्स हैं उसके, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्लस आर दे रहा है, तो इसके बाद आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है माइनस आर दे रहा है, तो सबसे कम होगा सी। तो ई से कम डी, डी से कम बी, बी से कम ए से कम सी, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा 85। क्या लिखा है? ठीक है, क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन दी गई है। यहाँ पर देखिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो 623 केल्विन का टेम्परेचर और 300 ATM का प्रेशर आपने पढ़ा है, तो ये 4 से मैच हो जाएगा, ए वाला मैच हो जाएगा 4 से। फिर हमारा यहाँ पे देखिए पैरा पे एक नाइट्रो ग्रुप है, तो हमको 443 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होगा, तो ये थर्ड से मैच हो जाएगा, तो बी का थर्ड, ए का 4। यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो 369 लगेगा, तो 369, 368 NCERT में दिया, इसे 369 भी बोल सकते थे,
तो ये सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड। तो मेरा थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग आर थैलियम। अब इसमें देखिए एक बात समझिए कि जो थैलियम है उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। और जब हम लोग थर्ड ए ग्रुप में B3 प्लस Al3 प्लस Ga3 प्लस Ion3 प्लस और थैलियम 3 प्लस की तरफ जाते हैं तो स्टेबिलिटी घटती जाती है, और गैलियम +1 से ज़्यादा स्टेबल होता है इंडियम +1, और फिर थैलियम +1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा, थैलियम 3 प्लस इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है, क्योंकि थैलियम 3 प्लस जल्दी से थैलियम +1 में रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Al3 प्लस डज नॉट गेट रिड्यूस इजिली, ये बात भी सही है, क्योंकि Al की 3 प्लस स्टेबल है तो ये Al+1 में जल्दी रिड्यूस नहीं होगा। बोथ Al3 प्लस एंड Tl3 प्लस आर वेरी स्टेबल इन सोल्यूशन, ये बात गलत हो गई, क्योंकि थैलियम 3 प्लस स्टेबल नहीं है, थैलियम +1 स्टेबल है। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, ये बात सर बिल्कुल सही है, क्योंकि थैलियम इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 में रहना चाहता है। एल्यूमिनियम 3 प्लस स्टेबल है, थैलियम +1 हाईली स्टेबल है, ये भी ठीक है। तो हमारा कौन कौन सही है, A B D E, ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, ई भी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबशेल इज ड्यू टू, हाफ फिल्ड सबशेल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये भी सही है। हाफ फील्ड में सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सही है। स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी है, देखो भाई, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड में सब अलग अलग ऑर्बिटल में, मान लो एक px में एक py में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते तो रिपल्शन की संभावना ज़्यादा थी और अनस्टेबिलिटी भी हो सकती थी। अलग अलग ऑर्बिटल में है इसलिए रिपल्शन एनर्जी कम है, सही है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन इन नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन से कोई स्टेबिलिटी तो नहीं मिलेगी। लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, हाँ एक्सचेंज एनर्जी हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज़्यादा होती है। रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन अनदर, ये भी सही है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो एक दूसरे को कम से कम शील्ड करेगा, यानी कम से कम रिपेल करेगा, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहेगा, न्यूक्लियस के पास रहेगा, एनर्जी जो है कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से हमारा ABDE ये सही है, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सी वाले को छोड़कर, यानी कि ये नॉन डीजेनरेट एक तो लिख दिया, और जबकि ये जो पी सबशेल है उसमें सारी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो वो डीजेनरेट है, तो उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो 87 का सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। अब ये एसीटोफिनॉन है, PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो ये बना देगा POCl3, ये POCl3 बना देगा, और मुझे मिल जाएगा PHCClClCH3। अब यहाँ पे NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजनेशन कराएगा, और 2 Cl हैं तो 2 NaNH2 खर्च होंगे और यहाँ से 2 H चले जाएंगे, तो मुझे मिल जाएगा 2 NH2 में फेनिल C ट्रिपल बॉन्ड CH, लेकिन एक NaNH2 और आ गया, तो यहाँ पर देखो रिएक्शन बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले PH CO
CH3। अब इसकी रिएक्शन कराई हमने PCl5 से, PCl5 POCl3 निकाल देगा और मुझे मिल जाएगा PHCCl Cl CH3। अब मैं इसमें 2 NaNH2 पहले लगाऊंगा, 2 NaNH2 लगा दिया। तो जब 2 NaNH2 लगाया तो मुझे मिल जाएगा PHC, और ये यहां पर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो ये मिल जाएगा। फिर मैं एक NaNH2 और लगा दूंगा, एक NaNH2 अमोनिया की प्रेजेंस में और लगा दूंगा। तो आपको मालूम है कि जो एसिटिलिनिक हाइड्रोजन है या टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे Na आ जाएगा और अमोनिया रिलीज हो जाएगी। ये NH2 इस H के साथ अमोनिया रिलीज कर देगा। अब क्या आगे करना है, आगे देखिए क्या करना है, एसिडिफाई करेंगे यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ले लिया, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये ब्रेक हो जाएगा, इसको मिल जाएगा H, इसको मिल जाएगा OH। तो फिर से हम लोग ने यहाँ पे PHC ट्रिपल बॉन्ड CH बना लिया और फिर B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर देंगे HBO। और जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे यहां पर तो आपको यहां पे एक एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन प्रोडक्ट D इज, तो नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इन प्रोडक्ट D देखिए क्या हो जाएगा। फेनिल ग्रुप में 6 कार्बन हो जाएंगे और एक ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, 7 कार्बन हो जाएंगे, 7 कार्बन हाइब्रिडाइज होंगे। टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हो जाएंगे, 7, यानी कि 4th ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, N2 डायामैग्नेटिक होता है, F2 डायामैग्नेटिक होता है, H2 पैरामैग्नेटिक होता है, Cl2 डायामैग्नेटिक होता है। यानी कि हमको पता है इस तरह से 10, 16, 32 जिनका टोटल इलेक्ट्रॉन होता है डायटॉमिक स्पीसीज में वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो हमारा A और D हो गया, यानी कि 4th ऑप्शन। तो 89 का हम लोग करेंगे 4th ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखिए वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो वेनेडियम का हमारे पास 3d3 4s2 होता है और +2 चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड होंगे, n = 3। और कोबाल्ट 2+ में कोबाल्ट का होता है आयरन कोबाल्ट 3d7 4s2, तो +2 चार्ज है तो ये गायब कर दीजिए। तो 3d7 को बना के देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 अनपेयर्ड आ गए और यहां भी 3 आ गए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू बच्चों।